उनके उद्धार की दान पेटी, देश की दान पेटी नहीं। तो इस स्थिति को हमें सुधारना है। आप को अगर ईश्वर की सेवा करनी है, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले इंसान के अंदर की ईश्वर की सेवा करो। इंसान के अंदर के ईश्वर को जानो, इंसान से प्यार करो, इंसान बनो। स्वामी जी ने एक पत्र लिखा था, वो आज पत्र मैंने सबके सामने यहां पे लाया है। जब स्वामी जी शिकागो, बोस्टन, कैलिफोर्निया घूम रहे थे, तब वहां से उन्होंने पत्र अपने भारत देश के लिए लिखा था। उस पत्र में कहा है, जपान पुरतेपणी जागा झाला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही कसे दिसता, तर जन्मभर वायफळ बडबड करणारे, मतलब जन्मभर सिर्फ बातें करने वाले, एखाद्या थेरड्यासारखी हिंदुस्तानची साठी बुद्धी नाठी होऊन गेली आहे। एखादे बूढ़े की तरह हम लोग 60 साल में आके खोखले हो गए। खुळचट समजुतीचा बोजा डोक्यावर घेऊन तुम्ही उभे आहात। तुमच्यात काय राम आहे सांगवा पाहू। आप बोल रहे हो राम, राम कहां पे। दीड शहाण्यांनो युरोपी डोक्यातून निघालेल्या, त्यांनी उष्टावलेल्या एखाद्या विचाराचा तुकडा चघळण्यातच तुम्हाला धन्य वाटे। वो बोलते कि आप जो यूरोप की वेस्टर्न कल्चर आता है उन्होंने थूका हुआ ही आपको चबाने में धन्यता लगती है। तुम्हा तरुणांच्या विश्वविद्यालयाच्या पदव्यांची बेंडोळी आणि अंगावरचे गाऊन समुद्रात फेकून का नाही देत, काय उपयोग आहे त्याचा। या देशात या मनुष्य व्हा, स्वतःच्या संकुचित बिळातून बाहेर पडा। तुमचे तुमच्या देशावर, माणुसकीवर प्रेम आहे असेल तर या। वो बोलते आपका अपने देश पे, इंसानियत पे प्यार है क्या। अगर है तो आओ बाहर, आपण प्राणपणाला लावून चांगलं होण्याचा प्रयत्न करू। मागे वळून बघू नका। आप्तजन रडतील रडू देत। भारत मातेला असल्या कमीत कमी 1000 युवकांचे बळी हवेत, 1000। लक्षात ठेवा, बळीसाठी पशु, कोंबडे, बकरे नको, मनुष्य पाहिजे। इंसान चाहिए, इंसान। तो सबसे पहले इंसान बनो, एक अच्छा इंसान। और आज हम अपने आप से सवाल पूछ के देखो, घर पे जाके आईने के सामने खड़े होके देखो, क्या हम एक सच्चे इंसान हैं? क्या हम इंसानियत के बारे में सोचते हैं? आपका जवाब जो भी होगा आपके समक्ष होगा। ऐसे ही कुछ चीजें आज समाज में हो रही है। और स्वामी जी वो चाहते थे आज से 111 साल पहले कि ये देश महासत्ता बने, कि ये देश ऐसा हो। आज से 111 साल पहले भी देश की हालत यही थी। आजादी मिलने के बाद भी 111 साल बाद देश की हालत यही है। मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई है तो है। जैसे श्री गोपाल शेट्टी जी ने कहा, अगर किसी फिल्म स्टार का बर्थडे होता है, हर अखबारों के फ्रंट पेज पे न्यूज उनके बारे में छाप के आता है। 12 जनवरी को मैं जब उठा सुबह, मुझे ऐसा लगा था आज 12 जनवरी है, 150वीं जयंती है, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे स्वामी जी का फोटो होगा। लेकिन दुखजनक बात यह थी, सिर्फ तरुण भारत एक ही अखबार के फ्रंट पेज पे फोटो था और किसी नहीं। क्यों? वही अगर फलाना फलाना फिल्म स्टार का बर्थडे हो तो हाँ, पूरा पेज भर के छाप के आता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप बोल रहे हो वो अखबारों को जाके बताओ, आपको क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज यहाँ पे कुछ युवक बैठे होंगे जो जर्नलिज्म की स्टडी कर रहे होंगे, जो शायद आगे जाके पत्रकार बनेंगे, या शायद कोई पत्रकार होगा भी यहाँ पे। तो उन्होंने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आज हम लोग समाज को क्या दे रहे हैं। सच में समाज को अच्छे विचार मिल रहे हैं? आज पेपर की फ्रंट पेज खोलो तो सिर्फ बुरी खबरें सुनाई देती है। वो शहीद हेमराज, उनके साथ क्या हुआ? जो जवान देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाया, उसको न्याय मिल रहा है? नहीं।
आप यहां पे जवान बैठे हो, सोचो अगर आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा होता तो? वो भी अपना दोस्त ही था ना, अपना भाई ही था, आपको बुरा नहीं लगता? तो उसके लिए कुछ करो। आपको जाके पार्लियामेंट नहीं हिलानी, आपको जाके केंद्र सरकार नहीं हिलानी, आपको बस अपना घर हिलाना है, बस उतना ही करो। अपने घर में स्वामी जी के विचार लाओ, अपने बच्चों को स्वामी जी के विचार दो, अपने दोस्तों को स्वामी जी के विचार दो, अपने आप के जीवन में स्वामी जी के विचार लाओ, इतना ही करो। देखो देश बढ़ेगा। स्वामी जी यही कहते थे, स्वामी जी यही कहते थे कि खुद का विकास करो, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। यह सवाल मुझे बहुत सारे युवकों ने पूछा है कि तू बोलता है तुनीर कि स्वामी जी कहते थे खुद का विकास कर, देश का विकास कैसे होगा रे? मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, देश को क्या पैसा दूंगा मैं? देश को तो बहुत करोड़ों चाहिए, मैं तो सिर्फ 1-2 करोड़ कमाऊंगा। मैं कहता हूं अरे तू कहां पे रहता है? वो बोलता है मैं बोरीवली में रहता हूं। बोला बोरीवली में कहां पे रहता है? बोलता है मैं बाबई में रहता हूं। अच्छा बाबई में रहता है, तो तू क्या कर रहा है? बोलता है मैं डांसिंग सीख रहा हूं। अच्छा तू आगे जाके क्या बनेगा? बोला मैं कोरियोग्राफर बनूंगा, बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनूंगा। बोला अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनने के बाद क्या होगा? बोला बहुत पैसा आएगा। अच्छा बहुत पैसा होने के बाद क्या होगा? बोला नाम आएगा। नाम आने के बाद क्या होगा? बोला मैं अपनी इंस्टीट्यूट खोलूंगा। और क्या करेगा इंस्टीट्यूट में? बोला अच्छे डांसर क्रिएट करूंगा। तो देख ना तेरी बाबई में अच्छा डांसर्स का विकास हुआ ना। तूने अच्छे डांसर्स क्रिएट करने की सोची। ऐसे अगर हर फील्ड का बंदा सोचे, एक डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बने, वो सोचे मैं अच्छे डॉक्टर बनाऊं। एक इंजीनियर बने, वो सोचे मैं अच्छे इंजीनियर बनाऊं। एक कलाकार बने, वो सोचे मैं और अच्छे कलाकार बनाऊं। एक नेता बने, वो सोचे और अच्छे नेता बनाऊं। हुआ ना देश का विकास? इसलिए पहले खुद का विकास करो, अपने दोस्तों का विकास करो, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए खुद से शुरुआत करो। और एक मुद्दा मैं आज यहां पे रखने वाला हूं, चाइल्ड लेबर, बच्चों से बाल मजदूरी। मेरे किसी दोस्त से मेरे कानों पे कल ही एक खबर आई, मतलब वो लाइव इंसिडेंस ही था, एक घटना। उस दोस्त ने देखा एक दुकान में किराना माल के, वहां पे एक 8-9 साल का बच्चा काम करता है डिलीवरी बॉय करके, छोटी छोटी डिलीवरी घर पे पहुंचाता है। वो बच्चा राजस्थान का रहने वाला, यहाँ पे गांव में उसकी फैमिली है, वो यहाँ पे रहता है उस किराना माल के दुकान में ही सोता है, दुकान में ही करता है, पढ़ता वगैरह कुछ नहीं। वो बच्चा डिलीवरी का काम करता है। उस बच्चे के जेब में एक डायरी होती है और उसके जेब में पेन होता है। हाँ, उसको इतना आता है अंक लिखना और कुछ शब्द लिखना उसको आता है, वो गांव में उतना सीखा था। तो वो क्या करता है, रोज उसको पैसे मिलते हैं, डेली वेजेस पे काम करता है। रोज जितने पैसे मिलते हैं ना, उसमें से कुछ पैसे बचाता है। वो कुछ पैसे बचा के ना उस डायरी में लिखता है इतने इतने आज मैंने पैसे बचाए। वो सारे पैसे जमा करके उसको गांव में जाना है अपनी फैमिली के। आज इस उम्र में वो बच्चे को, मेरी आंख में अभी आंसू आ रहे हैं, शिक्षण नहीं मिल रहा। ये देश की स्थिति है। क्या हम उस स्थिति को सुधार नहीं सकते? सॉरी, क्या हम उस स्थिति को सुधार नहीं सकते? उस बच्चे को कितने पैसों की जरूरत होगी पढ़ाई के लिए? गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए, थैंक यू, गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए। उस स्कूल्स में आप जैसा कोई इंसान दाखला करा के दे नहीं सकता क्या? आप एक बच्चे के किताबों का खर्च नहीं उठा सकते?
आप मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने जा सकते हो ना, साल में 10 बार जाते हो, उसकी बजाय 5 बार जाओ, 5 बार का पैसा इस बच्चों के लिए दो। क्या उतना नहीं कर सकते आप? मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूं सारे देश के बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, सिर्फ एक बच्चे की उठाओ। ऐसे अगर हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से पकड़ लो हम लोग सिर्फ 10 करोड़ स्वामी के फॉलोअर है, ठीक है, सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़ लोगों ने अगर 2 बच्चे की जिम्मेदारी उठाई तो 20 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में हर साल शिक्षित होंगे। सोचो। और यही संकल्पना स्वामी जी ने इतने सालों पहले बताई थी, हमने किसी ने इंप्लीमेंट नहीं की, और उसी का दुख हो रहा है। और खुशी इस बात की हो रही है कि आज ये व्याख्यान माला आयोजित हुई है और आज मुझे ये मौका मिला है कि वो सोच आपकी समक्ष रखूं। जब 12 जनवरी को रथ यात्रा निकली थी पहली, तो सर सच में मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे स्वामी जी का वो दिन याद आया था, स्वामी जी की लाइफ में, जब वो अमेरिका से रिटर्न इंडिया वापस आए थे। चेन्नई में उनका ऐसी रथ यात्रा में स्वागत हुआ था, पूरे दुनिया में नाम करके आए थे, पूरी दुनिया जयघोष कर रही थी स्वामी जी का। ऐसे ही रथ यात्रा पे बैठ के आए थे। तब स्वामी जी ने कहा था कि जवानों, ये उत्साह ऐसे ही कायम रखना, इसको आगे बढ़ाना। मैंने सिर्फ वहां पे जाके व्याख्यान दिए हैं, उस व्याख्यानों को आप अपनी लाइफ में उतारो, अपने जीवन में लाओ। और मैं कहता हूं आज वो मौका श्री गोपाल शेट्टी ने आप लोगों को फिर से एक बार दिया है, फिर से एक बार वो मौका मिला है। रथ यात्रा के बहाने वो मौका फिर से मिला है, उसको हाथ से जाने मत दो। अगर आज हम लोग नहीं सुधरेंगे, आज हम लोग के विचारों का परिवर्तन नहीं होगा, तो आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए आज ही, कल नहीं, आज ही घर पे जाओ, सबसे पहले आईने में देखो, खुद से सवाल पूछो और सोचो मैं आज से क्या क्या करूंगा। और सबसे पहले इतने यहाँ पे माता पिता बैठे, उनको मैं अनुरोध करूंगा, स्वामी जी की बुक खरीदो और अपने बच्चों के हाथ में दो। बस उनके बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा। उनके बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा काउंसलर आपके सामने है, आप दुनिया क्यों ढूंढ रहे हो? इनकी पोज को ध्यान से देखो, कैसे खड़े हैं। ये इसके 2 मीनिंग है। एक, स्वामी जी के बारे में बुरा बोलने वाली भी बहुत है, बोलो बुरा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं अपना करूंगा। और दूसरा, अच्छा देश के लिए करना है, मैं रेडी हूं। अगर इस पोज को आप सही मायने में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, यही सोच रखो। मैं हमेशा अपने बेडरूम में मैंने स्वामी जी की फोटो लगाई, इसी पोज में हमेशा देखता हूं, रोज यही सोचता हूं कि बस हर दिन मैं स्वामी जी का एक विचार तो फॉलो कर पाऊं, एक। ये अगर सोच हर व्यक्ति ने की ना, सच बोलूं, आपको है ना किसी भी पार्टी के दरवाजे में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोल रहा हूं। आज आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है, रोड बनी नहीं, रास्ते बने नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर का ही नेता कल जाके विधानसभा लड़ेगा। और एक चीज, वंदे मातरम से मुझे याद है, आजकल है ना लोग है ना, वो हनी सिंह के गाने बहुत फेमस हो रहे हैं, उसके ऊपर के कुछ केस भी हुआ था। वो गाने बहुत जोर से बजते हैं, वो गाने में किसी को शर्म नहीं आती, लेकिन वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है।
अगर आप देश के सच्चे नागरिक हो, देश के रहने लायक समझते हो, तो एक बार बोलो वंदे मातरम। अगर आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, आपको इस देश में रहने का हक नहीं है, मैं कहता हूं। और एक बहुत अहम मुद्दा, पुलिस। आज हम लोग आज प्रोटेक्टेड फील करते हैं हमारी मुंबई पुलिस की वजह से। आज यहाँ पे ये सब व्याख्यान चल रहा है, ट्रैफिक होता है, सारी चीजें होती है, सुरक्षा होती है, तो ये सुरक्षा पुलिस को संभालनी पड़ती। तो पुलिस भी आज समाज का एक अहम घटक है। वो है, इसलिए आज आपकी बहनें, आपकी माएं सुरक्षित है, आपकी बेटियां सुरक्षित है। अगर आप उनको सहकार्य नहीं करेंगे तो आपकी बहनें को सुरक्षा कौन देगा, आपकी बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? मुंबई, भारत, महाराष्ट्र में ऐसे पुलिस के साथ बर्ताव हो सकेगा, मैंने ऐसा कभी लाइफ में नहीं सोचेगा। सबको पता है क्या हुआ था, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं आज बहुत स्पष्टता से आपके समक्ष बात कर रहा हूं। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, छोटा समझ के। किसी को अच्छा लगे तो सहकार्य करना, अगर किसी को कुछ नहीं लगे तो घर पे जाके सो जाना। तो उस घटना के बाद मुझे कविता करने की आदत है, पसंद है, आदत नहीं पसंद है। तो मैंने उस घटना पे कविता की। घटना मतलब मुझे पुलिस कर्मियों पे कविता करनी थी, क्योंकि वो अपने लिए इतना सहकार्य करते हैं, अपने लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लिए दिन रात खड़े रहते हैं। मतलब गणपति हो, गरबा हो, उनको 24 घंटा खड़े रहना पड़ता है, उनको नींद नहीं। उनके घर पे क्या गणेश जी आते नहीं? उनको क्या गरबा खेलना पसंद नहीं? वो क्या इंसान नहीं? वो भी तो इंसान है, वो है, इसलिए हम सो पा रहे। तो उनके लिए मैंने एक कविता की, कविता मराठी में, समजून घ्या जरा, गोड मानून घ्या। पोलीस भाऊ हे दोन वेगळे शब्द एकत्र वाचून तुम्हाला जाणवत असेल असं। पोलीस भाऊ हे दोन वेगळे शब्द एकत्र वाचून तुम्हाला जाणवत असेल असं। कडू कारल्याच्या वृक्षाला गोड आंबा लागलाय जसं। काय हो, मित्र किंवा भाऊ नसू शकतात का पोलीस? काय हो, मित्र किंवा भाऊ नसू शकतास का पोलीस? अहो त्यांनाही असते फॅमिली, भले ती ठेवलेली असो ओलीस। पोलीस भाऊ दिवसभर उन्हातानात करत सहन त्रास, दिवसभर उन्हातानात करत सहन त्रास, सतर्क आमचा पोलीस भाऊ ऑन ड्युटी 24 तास। सण उत्सवाला तो राहतो नेहमी हजर, सण उत्सवाला तो राहतो नेहमी हजर, पण त्याच वेळी स्वकीयांच्या भावनांशी चुकवतो नजर। आता पुढच्या कडवेचे पहिल्या 2 वाक्यांची शेवटचे शब्द नीट ऐका, ध्यान से सुनिए। आखिरी 2 शब्द, अगले 2 लाइन के। दखल पात्र गुन्हा असून देखील कैदी आझाद फिरतो, दखल पात्र गुन्हा असून देखील कैदी आझाद फिरतो। मग का आमचा पोलीस भाऊ त्या मैदानात? माझ्या मुखातून पुढचे शब्द जात नाही उच्चारले। यमक तुम्हाला कळलं असेल, यमक जुळवताही येत असेल तुम्हाला, फिरतोचा यमक काय येतो आणि आझाद। माझ्या मुखातून शब्द जात नाही उच्चारले। अहो कधी तरी का मीडियाने पोलिसांचे दुःख विचारले? पोलीस भाऊ या विषयावर पुढे काय करू कविता, पोलीस भाऊ या विषयावर पुढे काय करू कविता। सरकारी प्राणी कंसात पाळलेले, सरकारी प्राणी कंसात पाळलेले येऊन म्हणतील, अरे तूने लॉ ऑर्डर तोडला आहे। तुम्हाला वाटत असेल मी जरा जास्त टोकाशी जातोय, तुम्हाला वाटत असेल मी जरा जास्त टोकाशी जातोय, असा तुमच्या मनात विचार येऊन तुम्हाला वाटत नाही का आपण ताटात वाढलेलं विष खातोय?
आपण ताटात वाढलेलं विष खातोय. पोलीस भाऊ. त्यामुळे मुंबई पोलीसच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना माझा खरंच मनापासून सलाम, मनापासून धन्यवाद की ते नेहमी आमच्यासाठी सतत कार्यरत असतात. त्याचबरोबर एक स्वामीजींनी एक मुद्दा मांडलेला एज्युकेशनसाठी कि गावागावात जाऊन एजुकेशन द्यायचं, गांव गांव में जाके एजुकेशन देना. इतने सालों पहले दिया था. और मैं यहाँ पे बैठे सभी मान्यवर से अनुरोध करता हूँ कि अगर उस कंसेप्ट को फिर से एक बार डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा होगा एजुकेशन के लिए. कहीं पे भी सोच रखी जाए, क्योंकि मैं उतने बड़े लेवल पे जा नहीं सकता. कि उन्होंने कहा था उस समय कि अगर 2 शिक्षक 2 टीचर हर एक गांव में जाए जहां पे एजुकेशन नहीं पहुंच रहा, जहां पे स्कूल्स नहीं पहुंच रहे, उस गांव में उस रिमोट एरिया में जाए और उन्हें हाथ में मैप हो, अपना अर्थ का गोल हो, वो सारी चीजें लेके जाए सामान, और उनको प्रैक्टिकली एजुकेशन सिखाए. तो वहां के जो आदिवासी बच्चे हो या जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, ऐसे बच्चे हो, वो खुशी से एजुकेशन लेंगे, उनकी तरह एजुकेशन पहुंचेगा. और आज ये आसान और ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि आज ई लर्निंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है. यहाँ पे कोई शायद उपस्थित भी हो सकता है कि जो ई लर्निंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या उस टेक्नोलॉजी वालों को जानता हो. तो मेरा उनसे यही अनुरोध होगा कि उन तक ये कंसेप्ट पहुंचाओ कि ये ई लर्निंग गांव गांव में जाके पहुंचे. क्योंकि अगर समाज सीखेगा, समाज एजुकेट होगा, बच्चे एजुकेट होंगे, तो कल का भविष्य अच्छा होगा. हम लोग कभी कभी बोलते हैं, सॉरी सर थोड़ा मी राजकारणात जाते, कभी कभी बोलते हैं कि अरे ये मंत्री 4वीं 5वीं नापास है, फेल है, ये मंत्री बन रहा है, देश को चला रहा है. हाँ, इसलिए घोटाले हो रहे. अरे भाइयों, फिर अपने बच्चे को सिखाओ, अपने देश को एजुकेट करो, फिर ऐसे ही मंत्री मिलेंगे जो एजुकेटेड है. आप सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं. अरे यही तो इंडियन की खासियत है. खाली देखो, खाली देखो, अरे हो रहा है. दुनिया में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं. बहुत मजेदार चीज है ये, स्वामी जी ने कही. दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं. एक, जो कुछ हुआ है, इंसिडेंट कुछ हो रहा है, आते हैं, सब होने के बाद आते हैं, क्या हुआ. दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, कुछ हो रहा है तब आते हैं, क्या हो रहा है. तीसरे प्रकार के लोग आते हैं, अच्छा ये हो रहा है, रुको मैं संभालता हूं. आज हमें तीसरे प्रकार के लोगों की जरूरत है. जनवरी 2013 समय था दोपहर का. मेरे कानों पे एक न्यूज आई. न्यूज मतलब वो न्यूज नहीं थी, एक छोटी सी घटना थी कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स थे जो उस दिन ऐसे सोडा पब में जाके नशा वगैरह कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं. बहुत बुरा लगा सुन के कि आज युवा दिन है, यूथ डे देश का, और आज देश का यूथ क्या कर रहा है, सोडा पब में जाके मजे कर रहा है. स्वामी जी की जयंती है, बहुत बुरा लगा. लेकिन उसके बाद मैं घर पे चल के जा रहा था. मैं कोल्हापुरी चप्पल पहनता हूँ तो पॉलिशिंग के लिए लेके गया था. तो पॉलिश करके मैं घर पे जा रहा था. वो गली में एक बच्चा, मतलब वो बच्चा तकरीबन 14-15 साल का होगा, 13-14 साल का. वो कहीं पे शायद आउट ऑफ मुंबई जा रहा था, बड़ी बैग वगैरह लेके, अकेला ही जा रहा था, शायद हॉस्टल भी जा रहा होगा. उसके दादाजी उसके साथ थे, उसको शायद छोड़ने जा रहे थे. दादाजी थे,
पिताजी भी नहीं, दादाजी थे, जा रहे थे, बैग ऐसे खींच रहा था, दादाजी जा रहे थे साथ में। उस बच्चे ने बीच में बैग वगैरह रखी, खड़ा हो गया, दादाजी को बोला दादाजी, झुका और उनके पैर छुए। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तब एक खुशी भी लगी कि हाँ चलो, आज का देश का युवा पूरी तरह से बिगड़ा नहीं है, कुछ युवक है कि जो आज देश का उद्धार कर सकते हैं। अभी दोस्तों बताओ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, कुर्सी पे आप लोग बैठे, उससे ज्यादा खुशी मुझे ये लोग जो खड़े हो उनसे देख के हो रही है। ये देश का भविष्य, ये तो मेरा यही अनुरोध है कि इस भविष्य को, इस देश को उज्जवल करने के लिए अपने आप से शुरुआत करो। जाते जाते मैं मंगेश पाडगांवकर जी की 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो जो पंक्तियां है, कविता मराठी में, वो सही मायने में आज के देश की स्थिति है। आपको इस स्थिति को बदलना है, आपको अपनी देश की स्थिति इस कविता से बदलकर ये करनी है। तो पंक्तियां कुछ ऐसी है। कोणीतरी शाळेत घालतो आपल्याला जावं लागतं, कोणीतरी म्हण म्हणतो आपल्याला गावं लागतं, प्रत्येक जण आपली पुट मनावर चढवीत जातो, प्रत्येक जण आपली पुट मनावर चढवीत जातो, कुणीतरी उचल म्हणतो ओझं उचलून न्यावं लागतं, कुणीतरी म्हण म्हणतो आपल्याला गावं लागतं। रात्रीच्या छाताडावर दहशतीचे बूट वाजतात, दहशतवाद, आतंकवाद, रात्रीच्या छाताडावर दहशतीचे बूट वाजतात, गुपचूप आपल्या चड्डीत मुतत आपल्याला भ्यावं लागतं, कोणीतरी म्हण म्हणतो आपल्याला गावं लागतं। फोनवरती बुकिंग करून आपण थोडीच इथे येतो, ऊपर से फोन पे बुकिंग करके थोड़ी पैदा होते हैं, अरे तेरे पास मेरा नंबर है, 12 जनवरी स्वामी है, तेरा को मैं आऊंगा, ऐसे नहीं होता ना। फोनवरती बुकिंग करून आपण थोडीच इथे येतो, कर्म आपलं नसूनही फळ मात्र खावं लागतं, कुणीतरी म्हण म्हणतो आपल्याला गावं लागतं। दंडुक्यांचे त्यांचे प्रश्न, दंडुक्यांचे त्यांचे प्रश्न, शहीद हेमराज को मारा, उन्होंने सवाल खड़ा किया है देश के ऊपर, तुम क्या कर रहे हो। दंडुक्यांचे त्यांचे प्रश्न, लाल हेच आपलं उत्तर। आज के फ्रंट पेज पे न्यूज है, उधर से वो लोग गुस्सा कर रहे हैं, हम लोग नहीं, वो लोग गुस्सा कर रहे हैं, उन्होंने मारा और लाल हेच आपलं उत्तर। लाचारीवर समजुतीचं पांघरून ओढून घ्यावं लागतं, कुणीतरी म्हण म्हणतो आपल्याला गावं लागतं। मुळात सगळं भाड्याचं, सब रेंट पे ही हम लोग, कोई कुछ किसी का खुद का इधर कुछ है ही नहीं, सब रेंट पे ही है। मुळात सगळं भाड्याचं, त्यात पुन्हा उधारी, फिर ऊपर से और उधारी ले रहे हो। रडायचं म्हटलं तरी त्याचं भाडं द्यावं लागतं, कुणीतरी म्हण म्हणतो आणि आपल्याला गावं लागतं, कुणीतरी म्हण म्हणतो आणि आपल्याला गावं। सच में दोस्तों, ये कविता बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्थिति बहुत बुरी है। ये कविता मैं सोचता हूं, मेरी ऐसी इच्छा है, यहां पे बैठे सभी मान्यवरों की भी इच्छा होगी, स्वामी जी को तो इच्छा थी ही, लेकिन वो इच्छा आप पूरी कर सकते हो कि नहीं, देखो मेरी तो इच्छा है, ये कविता है ना, आने वाले 20 साल के बाद है ना, ऐसे म्यूजियम में रखनी चाहिए कि अरे ये ना स्थिति थी, पता है देश की, ऐसे देश में हुआ करता था, अब कुछ नहीं है। बस ये इच्छा को पूरी करने के लिए मेहनत करो, अपने आप का विकास करो। और एक जाते जाते सर आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से भी, कि आप आने वाले शायद कोई नेता बन जाए,
बीजेपी में ज्वाइन हो जाए या कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो कुछ पार्लियामेंट में आगे नाम कर जाए। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि अपना जो इंडिया का एजुकेशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आप किसी भी कक्षा का बुक उठाइए, कहां पे स्वामी जी के बारे में ज्यादा लिखा है मुझे बताएं। ये बहुत शर्मनाक बात है। आप औरंगजेब, अकबर बादशाह के बारे में लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड को परमिशन मिलती है, मुझे किसी बोर्ड के खिलाफ नहीं जाना। इवन महाराष्ट्र बोर्ड ने भी कितना लिखा है स्वामी जी के बारे में बुक में, कितना छाप के है। अरे आज इन बच्चों को पता ही नहीं बुक में पढ़ के कि स्वामी जी कौन थे, इनको क्या पता चलेगा कि स्वामी जी क्या थे। तो ये एजुकेशन की सिस्टम में कितनी खामियां हैं। तो दोस्तों आज तो हम फटाक से तो खामियां पूरी नहीं कर सकते, आप आगे जाके करिए, लेकिन आज आप बच्चों को साथ साथ स्वामी जी की बुक दीजिए और ये अनुरोध के ऊपर सोचिए कि एजुकेशन में स्वामी जी को कैसे लाया जाए, उनके चरित्र का कथन कैसे आए। एक चैप्टर नहीं अच्छा हो सकता क्या स्वामी जी के ऊपर? सचिन तेंदुलकर मेरा फेवरेट क्रिकेटर, मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है सचिन को देखते हुए। लेकिन अच्छा लगा कि सचिन का चैप्टर 10th के इंग्लिश बुक में आया, अच्छा लगा सुन। लेकिन और अच्छा लगता सुन के स्वामी जी का चैप्टर 10th के बुक में आया। और अच्छा लगता रामकृष्ण परमहंस का जी का चैप्टर आए। ये चीजें क्यों नहीं हो रही? तो इस चीजों पे आज से गौर कीजिए, सोचिए थोड़ा। और मैंने आप सभी लोगों को बहुत पकाया शायद, और मेरे अगर पकाया होगा तो माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। अगर कुछ विचार सुन के अगर आप में स्फूर्ति आई होगी, वो विचार सिर्फ स्वामी जी की है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, एक माध्यम हूं आपके सामने प्रकट करने का। तो आज घर पे जाके आईने के सामने 1 मिनट बैठिए प्लीज, 1 मिनट। और जाते जाते सभी लोगों ने बिना झिझक के, बिना शर्म किए हुए वंदे मातरम के आखिर तक खड़े होना है। और समझिए ये हनी सिंह के जैसा पॉपुलर गाना है, ऐसा समझ के तो खड़े हो जाइए। और प्लीज बिना शर्म किए सारे जवान बच्चों को बोलूंगा, सारे लड़कों को बोलो, एक बार भारत माता की जय दिल से बोलिए मेरे साथ। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय स्वामी विवेकानंद। तुनीर, आप सभी की जानकारी के लिए जब ये कार्यक्रम का पहला मीटिंग हम लोगों ने वीर सावरकर उद्यान में लिया था, तो वो स्वयं उस कार्यक्रम में आया था। और उसके बाद दूसरे दिन वो मेरे ऑफिस में आकर मुझे कहा कि साहब मैं कल आपका भाषण सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुनीर को कहा मैं तो कभी भाषण करता ही नहीं, मैं तो इंटरेक्शन करते रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ लोगों के साथ में, लोगों को टोकते रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आपका भाषण बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जब मैंने बताया कि उसने सारी स्टोरी बताई, और मुझे गर्व होता है कि मैंने बहुत ही कम समय में तुनीर को जान पाया, मैं पहचान पाया और आपके सामने मैंने प्रोड्यूस किया। और मैं अपने छोटी सी गलती को सुधारना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि कल का कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ था, मैं आपको उसको सुधारना चाहूँगा कि कल का कार्यक्रम संख्या से बड़ा हुआ था, लेकिन आज का कार्यक्रम विचारों से बड़ा हुआ है। आज तक के 5 दिन के कार्यक्रम में जो शुरुआत में लोग आते थे, उसमें से कार्यक्रम समाप्त होते समय कम होती थी संख्या, लेकिन आज पहली बार संख्या बढ़ी हुई है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार तुनीर के लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए। जो मेरे मन में बात थी वही बात जयप्रकाश मिश्रा जी ने सामने रखी कि तुनीर के माता को यहाँ पर बुलाइए, सबके सामने उनका सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। तुनीर के माता जी को जरा अंजलिताई घेऊन या पुढे।
तुनीर ने अपने भाषण के अंत में यह कहा कि मैंने शायद आपको पकाया। ये उसने जो बात कही वो एक अलग टोन में कहा, लेकिन मैं उसको सर्टिफाई करना चाहूंगा। जो लोग यहाँ पर अभी है वो आते समय कच्चे थे, लेकिन आपने उनको पका दिया है। आने वाले दिनों में और देश के लोगों को हमको पकाकर तैयार करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि तुनीर जैसे अनेक युवक हमारे सामने आए, हम उनको इस प्रकार का मंच देने का काम करेंगे। मैं रामबाबू से निवेदन करता हूं कि वो तुनीर के माता का यहाँ पर सत्कार करे, सम्मान करे। आगे की कार्रवाई गणेश करें। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को खोजा था और गोपाल शेट्टी ने सुनील कांबले को खोजा है। जोरदार तालियों से करो। तुने तुझं अभिनंदन. घेता एवढंच सांगेन की आपण विचारांचा प्रसाद घेतलाय. या व्याख्यानमालेतला लाडवांचा प्रसाद कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण सगळ्यांनी घ्यायचंय. या व्याख्यानमालेमध्ये मंचावर बसलेले आदरणीय रामभाऊ, आदरणीय आपल्या सर्वांचे या व्याख्यानमालेचे आयोजक आदरणीय गोपाळ शेट्टीजी. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला, सस्य श्यामलां मातरं वन्दे।